नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। साल 2024 की शुरुआत में वाइब्रेंट गुजरात का आगाज हो रहा है। अब इसी तर्ज पर राजस्थान भी अपने औद्योगिक विकास का सपना देख रहा है। हालांकि राजस्थान में औद्योगिक विकास को लेकर लगातार प्रयास किए गए, लेकिन उतने कारगर साबित नहीं हुए। अब उद्योग मंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर राजस्थान के औद्योगिक विकास का सपना देखा है। राजस्थान में भी गुजरात मॉडल लागू होगा, ताकि वाइब्रेंट गुजरात से जिस प्रकार गुजरात में औद्योगिक विकास हुआ, उसी गुजरात पैटर्न से ही राजस्थान में विकास होगा। सिंगल विंडो सिस्टम पर राजस्थान में निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अब तक इस प्रकार के प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। फिर क्या कमी रही कि राजस्थान में गुजरात जैसा विकास नहीं दिखता? गुजरात में कई सालों से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं रहा। पर अब की बार राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार है, तो क्या मानकर चलें कि राजस्थान भी गुजरात की तर्ज पर विकास की ट्रैक पर दौड़ेगा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। साथ ही फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी हैं। राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव जगदीश सोमानी जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत करते हैं सुरेश गर्ग जी आपसे ही। वाइब्रेंट गुजरात की तरह राजस्थान में भी औद्योगिक विकास होगा, ये उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है। क्या फोकस है, क्या प्रायोरिटी में रहेगा, किस तरह से राजस्थान की तस्वीर उद्योगों के मामले में बदलने की कोशिश रहेगी? और अब तक की क्या विकास से संतुष्ट नहीं है? क्योंकि पिछली सरकार ने भी यहाँ पर कोशिशें की थी इन्वेस्टर्स को लाने की, और बहुत सारे एमओयू भी हुए थे। देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से राजवर्धन जी ने जो बोला है कि गुजरात की तरह राजस्थान में भी वाइब्रेंट राजस्थान समिट होगी। जिस तरह से गुजरात आज उद्योग के मामले में नंबर 1 है, और गुजरात के अंदर जिस तरह से उद्योग धंधे बढ़ते हैं, उसी तरीके से राजस्थान में भी होने चाहिए। तो राजस्थान में अपार संभावना है। आप देखिए, सोलर के अंदर राजस्थान नंबर 1 है, सोलर प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर 1 है। मिनरल के अंदर राजस्थान नंबर 1 है। मिनरल राजस्थान में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मिनरल पर्याप्त मात्रा में। टेक्सटाइल के मामले में भीलवाड़ा नंबर 1 है, कि टेक्सटाइल में जो भी प्रोडक्शन है टेक्सटाइल का, वो भीलवाड़ा में। आईटी के अंदर यहाँ पे महिंद्रा सेज जिस तरह से डेवलप हुआ है, इसी तरीके से आप भिवाड़ी के तरफ चले जाए तो मेडिसिन का, या फिर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग। तो जो भी समस्या है इनसे संबंधित, उन समस्याओं को दूर करके राजस्थान भी गुजरात की तर्ज पे औद्योगिक दृष्टि से नंबर 1 पे हम राजस्थान को लाएंगे। जो भी उद्योगों की, उद्योगपतियों की जो भी समस्या है, उसको धीरे धीरे खत्म करके और उन समस्या को दूर करेंगे, और छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देंगे, और बड़े उद्योग जो भी आएंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे। ठीक है सीएल यादव जी, उद्योगों का विकास तो पिछली सरकार ने भी किया, कांग्रेस सरकार ने भी राजस्थान इन्वेस्ट समिट भी शुरुआत की थी, उसको लेकर भी कई इन्वेस्टर्स को लाया गया था। अब जो वाइब्रेंट गुजरात की तरह मॉडल अप्लाई करने की राजस्थान में बात की जा रही है, इसे किस तरह से आप देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या कमी है जिस पर फोकस किया जा रहा है, या फिर उम्मीद कितनी ज्यादा है? देखिए श्वेता जी, पिछले 10 साल से गुजरात मॉडल का हस्न और उसके जो साइड इफेक्ट्स है पूरा देश भुगत रहा है। क्या राजस्थान को भी आप अपराध की राजधानी बनाना चाहते हैं? क्या राजस्थान को भी ड्रग्स का गेटवे बनाना चाहते हैं? मैं मेरे दोस्त से सवाल है मेरा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो जनरेट किया है, जो डेवलप किया है, उसका रिजल्ट अगले दशकों तक मिलेगा। और हमारे जो मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब, उनका मिशन 2030 जो 30 लाख करोड़ की जीडीपी का जो उनका टारगेट था, उसके ऊपर बेरोजगारी को खत्म करना, राजस्थान को विकसित राज्य में ले जाना, राजस्थान को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना था। और उसके लिए हमने आधारभूत काम किए हैं। इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, गुड गवर्नेंस का एनवायरनमेंट है, क्राइम को कंट्रोल करने की बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने आपको ज्ञात होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान नंबर 1 है, दुग्ध उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है, एग्रीकल्चर सेक्टर में राजस्थान बहुत
ड्रास्टिकली प्रोग्रेस कर रहा है और उसी को हमने नंबर 1 लाने के लिए किसानों को 2000 यूनिट पर मंथ का फ्री का जो स्कीम लेके आए थे उसी का कर हमने जो हमारे जो मैनिफेस्टो में था 10 रुपये लीटर का दूध के ऊपर बोनस का जो हम घोषणा लेके आए थे उसका भी यही था कि आज इंडिया का 40% पॉपुलेशन जो सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल करती है, तो हमारी जो जनरेशन से आने वाली जो पीढ़ियां है वो स्वस्थ बने, उसके लिए दूध होना बहुत जरूरी है और हमने उसके ऊपर काम किया। ठीक है। तो ये हम सिर्फ प्रोपोगंडा नहीं करते, कांग्रेस की सरकारों ने कभी प्रोपोगंडा नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि चमकाने के लिए सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए पिछले 4 साल में खर्च कर दिए। हम वो उस तरह की गुड गवर्नेंस नहीं देना चाहते, उस तरह का गुजरात मॉडल हमारे को राजस्थान को नहीं जवाब चाहिए। ठीक है, सीएल यादव जी आपने जो कहा इसका जवाब हम सुरेश गर्ग जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी का रुख करेंगे। अरुण जी, अब उद्योगों की बात आती है, क्योंकि किसी भी राज्य में आप विकास की बात करते हैं तो उसके लिए इंडस्ट्री का भी विकसित होना, विकासशील होना वो ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर कहीं नई इंडस्ट्री या नई उद्योग लगेंगे तब लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका कह सकते सोल्यूशन है, वो हल है। लेकिन अभी की अगर बात करें, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात का आगाज आज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में, और राजस्थान के उद्योग मंत्री कहते हैं कि हम उसी तरफ राजस्थान का विकास करेंगे। उद्योगपति होने के नाते आपकी उम्मीदें क्या है, क्या कमी आपको अब तक लगी? क्योंकि पिछली सरकार ने भी कोशिश की, ये प्रायोरिटी में पिछली सरकार के भी था और मौजूदा सरकार की भी प्रायोरिटी में है, प्राथमिकता में है। बिल्कुल श्वेता जी, अभी उद्योग मंत्री जी माननीय ने वाइब्रेंट गुजरात की तरह जब वाइब्रेंट गुजरात का रोड शो यहाँ भी हुआ था जयपुर में, हम भी पार्टिसिपेट किए थे। निश्चित रूप से उनका ये कहना या सोचना विजन स्वागत योग्य कदम है, लेकिन हमारे उद्योगों की जो मूलभूत समस्या, जो मेन फैक्टर है फाइनेंस और फ्यूल का आप देख रहे हैं, पेट्रोल डीजल का रेट इतना ज्यादा राजस्थान में है। हमने पिछली सरकार से भी लगातार गुजारिश करते रहे, लेकिन कम नहीं हुआ। हमें ये उम्मीद है, क्योंकि फ्यूल डीजल पेट्रोल सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, बिजली की दरें आसपास के पड़ोसी राज्य में और राजस्थान में समझ मैं कह सकता हूँ आपके चैनल पे कि हाईएस्ट रेटों में एक है। ऐसे में कम से कम इन रेटों को पड़ोसी राज्यों के समकक्ष तो बना दिया जाए, जिससे इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट हो। फ्यूल और फाइनेंस दोनों, फाइनेंस में भी जो रिजर्व बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है कि 2 करोड़ तक के लोन, मॉर्गेज फ्री लोन देंगे, लेकिन ऐसा धरातल पे होता नहीं है। इसके लिए इनको नोडल अफसर नियुक्त करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट वाइड, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर करना पड़ेगा, जिससे इजीली फाइनेंस, क्योंकि हस्तकरघा उद्योग, पर्यटन उद्योग, खनिज उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, ये यहाँ के मुख्य उद्योग है, मुख्य सेक्टर है राजस्थान में। यदि इनमें विशेषकर ध्यान दिया जाए तो जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात हम करते हैं वो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे। इसके अलावा जिला उद्योग केंद्र भी संभाग स्तर पर स्थापित है, इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि अब 33 जिले की जगह 53 जिले यहाँ राजस्थान में हो चुके हैं। उन 53 जिलों का सर्वे करके वहां इंडस्ट्री की क्या प्रचुर संभावना है, उनका पूरा डाटाबेस जिलेवार किया जाए, जिलेवार किया जाए, जिससे और डाटा प्रोसेस उनका बनाया जाए। तीसरी बात, एमएसएमई में परचेजिंग, जो एमएसएमई लॉ भी बोलता है, फैसिलिटेशन एक्ट भी बोलता है, 2006 एमएसएमई एक्ट भी बोलता है, इसमें पब्लिक सेक्टर पीएसयू जो परचेजिंग करती है उसका 50% राजस्थान के स्टेट से लिया जाए, और फिर उसका पेमेंट भी जो है वो एमएसएमई सेक्टर को 45 दिन के अंदर आ जाए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट टेंडर में लिया जाता है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट महीनों क्या सालों तक पड़ी रहती है, जिसका टेंडर नहीं एक्सेप्ट होता है। ऐसे में एक क्रेडिट कार्ड बैंक की जैसे बैंक पास होता है, एक क्रेडिट कार्ड बना दिया जाए जिसमें उनकी सिक्योरिटी परमानेंट जमा रहे, वो पार्टिसिपेट करते रहे, जब जमा हुआ अपना नंबर दिया। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूंगा, जो मैं पिछले 5 साल से लगातार राजस्थान सरकार से मांग कर रहे थे कि इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा दिया जाए, लेकिन आज पुनः मैं आपके चैनल के पहले भी बोल चुका हूं और आज पुनः मैं ये बात उठा रहा हूं। राजस्थान सरकार, नई सरकार आई है, हमको निश्चित रूप से हमको आशा है कि डबल इंजन की सरकार होने से इंडस्ट्री का भी बहुत जबरदस्त विकास होगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो ऐसे में इंडस्ट्री को, वेयर हाउस को, इंडस्ट्री का जगह ये कर्नाटक स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट, इस तरफ दिल्ली स्टेट, 5 स्टेट। दूसरी बात, पोल्यूशन का नया लफड़ा भी चल रहा है। एनजीटी हमारे जैसे विश्वकर्मा में बात करता हूं, मैं शहर के अंदर आ गया विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, और वहां एनजीटी लागू हो गई। एनजीटी लागू होने से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई पोल्यूशन का एनओसी नहीं मिलता है। ऐसे में यदि उसको वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, जिससे सर्विस इंडस्ट्री आएगी। आज पिछले कोरोना के 3 साल के बाद लगातार सर्विस इंडस्ट्री की काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, और ऐसे में यदि इनको वेयर हाउस को इंडस्ट्री का, सर्विस इंडस्ट्री को आमंत्रित किया जाए तो पोल्यूशन फ्री होगा, और एक
इंडस्ट्रियल माहौल भी अरुण अग्रवाल जी, बेहद अहम सुझाव आपने दिए कि कैसे और बेहतरी हो सकती है, क्या क्या दिक्कतें आप लोग रोजाना फेस करते हैं, इसे लेकर भी। जगदीश सोमानी जी भी हमारे साथ हैं। जगदीश जी, अब मजबूत इकोनॉमी के आधार की बात की जाए तो क्या ये वाइब्रेंट मॉडल काम करेगा? देखिए, इसमें जो मेरा ये कहना है कि पिछली सरकारों ने जितनी भी घोषणाएं की, चाहे इन्वेस्ट राजस्थान किया या बेतहाशा इंडस्ट्रियल एरिया काटे, उन सब में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसमें कोऑर्डिनेशन या धरातल पे वो नहीं उतर पाए। उसकी मुख्य वजह है कि कभी भी सरकार ने ऑल्टरनेट एनर्जी की बात नहीं सोची। आप वाइब्रेंट गुजरात में देखेंगे कि इंडस्ट्रियल गैस एलपीजी जो है वो वहां पे उपलब्ध है, क्योंकि उसकी फ्यूल कॉस्ट 50% है राजस्थान में जो उपलब्ध फ्यूल है। जब तक ये ऑल्टरनेट एनर्जी की यहाँ पे गैस की लाइंस नहीं डलेगी, इंडस्ट्री को गैस लाइन नहीं मिलेगी, जो बेताशा इंडस्ट्रियल एरिया काटे हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट नहीं है, वहाँ पे जो दूसरी सुविधाएं होनी चाहिए इंडस्ट्री को वो वहाँ नहीं है, आपने इंडस्ट्रियल एरिया काट दिए। तो उससे क्या हो रहा है कि आपने विकास की एक धारा शुरू तो करने की कोशिश की, लेकिन वो धरातल पे नहीं आई। आज आप देखेंगे कि वहां पर आज हम कोई भी लाइसेंस लेने जाते हैं, कोई पॉल्यूशन का लेने जाते हैं, दूसरी चीजों का जाते हैं। मैंने सरकार पे भी पिछली बार 5 साल में हमने बात उठाई कि एक सिंगल विंडो सिस्टम आप बनाइए, इंडस्ट्री वाला वहां आए, आप ऑनलाइन एक फॉर्म भरवाइए और उसको कंप्लीट करके सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां बैठे हों, वो कोऑर्डिनेट करें और वहां से एक सिंगल उनको लाइसेंस मिल जाए। पिछली बार सरकार ने बोला कि 3 साल के लिए जो है किसी प्रकार का आपको कोई परमिशन नहीं लेनी है, लेकिन हुआ क्या, धरातल पे हर डिपार्टमेंट में जाना है, हर जगह परमिशन लेनी है, हर जगह एनओसी लेनी है। तो हम जो कह रहे हैं और जो हो रहा है धरातल पे उसमें फर्क था। वाइब्रेंट गुजरात यहाँ राजस्थान में आना चाहिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो जब ही आएगी जबकि कोऑर्डिनेशन कमेटी आज एमएसएमई का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एमएसएमई का पेमेंट अगर कोई रोक लेता है तो यहाँ का जो फैसिलिटेशन काउंसिल बना हुआ है उसमें यहाँ लोकल अपेक्स बॉडीज जो है 40 हो, चैम्बर हो, उनके मेंबर्स को लिया जाना चाहिए। वो लोग प्रेशर करते हैं कि आप पेमेंट तो ले लो लेकिन आप ब्याज की डिमांड मत करो। एमएसएमई के ऊपर जो फाइनेंस का बर्डन है उसके अंदर उसको ब्याज लगता है रेगुलर। आती क्या आप कभी सरकार के साथ, पिछली सरकार के साथ भी 1 to 1 बातचीत हो पाई या आप लोगों ने रूबरू कराया कि ये समस्याएं होती हैं? हमने ये बात बहुत बार की, माननीय उद्योग मंत्री जी से भी की थी और सरकार को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखी थी कि ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। हमने उनको बोला कि आप अनपॉजिटिव वहाँ पे नरेगा के अंदर आप लेबर करते हैं, कोविड के बाद लेबर इंडस्ट्री में नहीं आ रही है, आप नरेगा को जो है आप उसको प्रोडक्टिविटी से जोड़िए, आप इंडस्ट्री से जोड़िए, उनके आधार कार्ड से आधा पेमेंट सरकार दे, आधा पेमेंट हम दें और उसकी उपलब्धता आए और मनरेगा को जो है हम लिंक करें। तो ये जो प्रॉब्लम है, जब तक आज उद्योग लगे हुए हैं, उद्योगों के अंदर एग्जिस्टिंग है, गवर्नमेंट के आप देखेंगे जो रिप्स की पॉलिसी आई है, जो रिप्स 2022 है, उसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था पिछली बार सरकार में कि फंड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। सरकार ने लास्ट में जिस तरह से काम किया तो फाइनेंस का सिस्टम पूरा चरमरा गया था। पोर्टल पे जिस तरह से फाइल लगनी चाहिए, जिस तरह से परमिशन आनी चाहिए, ये बता रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन ये जो सेक्टर था ये पिछली गवर्नमेंट के लिए भी प्रायोरिटी में था। सीआर यादव जी, अब जो ये बात कह रहे हैं उसका ही एक जवाब दे दीजिए। सब श्वेता जी, हो सकता है कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रही हो, लेकिन अग्रवाल साहब, सोमानी साहब बजट कमेटी में भी स्पेशल इनवाइटी थे, तो मैंने कभी ऐसी बातें कभी सुनी नहीं कि साहब हमारे को सिंगल विंडो सिस्टम की प्रॉपर जो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सरकार ने जो स्कीम्स लाई उनका रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। राजस्थान पहला स्टेट है जहां पे एमनेस्टी स्कीम आई टैक्सेशन के ऊपर, और जिसका फायदा व्यापारियों को मिला, करदाताओं को मिला, और जो लिटिगेशन थे वो सबसे खत्म हुए। रिप्स 2019 राजस्थान पहला स्टेट है जो रिप्स लेके आया। जब रिप्स 2019 में कुछ कमियां थी तो उसको दुरुस्त करने के लिए 2022 की रिप्स पॉलिसी लेके आया। इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लेके आए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोऑर्डिनेशन, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि पहले क्या हुआ, हमारे को आगे देखना चाहिए और आगे क्या सरकार करने जा रही है। क्या हम इसी प्रकार चाइना से इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? क्यों हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा? क्यों हम आज जो हमारा बफर स्टॉक, सरप्लस बफर स्टॉक था अनाज का, आज हमारे को रसिया और पाकिस्तान तक से गेहूं चावल आयात करना पड़ रहा है? क्या यही 10 साल का गुजरात मॉडल है? मेरा सवाल है। क्यों चाइना से इंपोर्ट
बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा, मेरा सवाल है। राजस्थान की पर कैपिटा इनकम बढ़ी, ये राजस्थान की जीडीपी बढ़ी, लेकिन देश की जीडीपी में कितनी प्रोग्रेस हुई? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 में होने वाली थी, क्यों नहीं हुई? सबको घर 4 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी दावे करते, लेकिन मिला क्या? सबको घर। किसानों की आय दुगनी हुई क्या 2022 तक? तो यदि किसानों की आय दुगनी हुई होती तो आज हमारे को ग्रेन्स का आयात क्यों करना पड़ता? क्यों एक्सपोर्ट के ऊपर चावल और अनाज के एक्सपोर्ट पे बैन करना पड़ता? बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार भाग रही है। पिछले 1 महीने से सरकार का अता पता नहीं है, और ये बातें कर रहे थे कानून और व्यवस्था की। आज एजीओ डबल एजी की नियुक्ति नहीं हो पाई, 1 महीने से ज्यादा हो गया। तो कहाँ है सरकार? सिर्फ ब्लेम करना यही भाजपा का ठीक है, एजेंडा है। देरी तो हुई, लेकिन पोर्टफोलियो भी है, और इसलिए हर एक विभाग के जो मंत्री हैं वो अब इसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर ही राज्यवर्धन सिंह राठौर जो उद्योग मंत्री, उन्होंने ये बात कही। लेकिन सुरेश गर्ग जी, अब बहुत सारे सवाल तो सीएल यादव जी ने दाग दिए। हालांकि अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है सरकार को, लेकिन उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सरकार भी है इनकी उम्मीद भी बढ़ जाती है। और खासतौर से अब कम से कम सुनिए सुरेश जी, कम से कम अब ये अड़चन नहीं आएगी कि जो केंद्र और राज्य के बीच में जो एक कम्युनिकेशन होता है वो गैप नहीं होगा, और दोनों मिलकर और तेजी के साथ और रफ्तार के साथ विकास राजस्थान का करें। उम्मीद तो अब ये हो चुकी है, लेकिन अभी जो सवाल सीएल यादव जी ने उठाए उसी पर एक रिएक्शन, एक जवाब करना चाहता हूँ। श्वेता जी, 2 सवाल। 25,000 एमएसएमई यूनिट्स पिछले 3 साल में बंद हुई है, उसका क्या जवाब है इनके पास? श्वेता जी, जो भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार थी ना पिछले 5 साल तक, उसको जनता ने उखाड़ फेंका है। इस तरह के झूठे वादे करके और उसका इस तरह अरेस्ट हुआ है तुम तो उपचुनाव के मास्टर हो, उसमें क्या दिक्कत है? तो आप लोग देखो, उपचुनाव के मास्टर हो, उपचुनाव के मास्टर हो, आप सुनने की क्षमता भी रखते हो। आप सुनने की धज्जियां उड़ाने के मास्टर यादव जी आप सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। आपने गुजरात के बारे में बोला है तो गुजरात के बारे में भी जवाब ले लो। आज राजस्थान से गुजरात बहुत आगे है। आपने पिछले 5 साल केवल भ्रष्टाचार किया है, केवल भ्रष्टाचार किया। 2 उद्योगपति यहाँ पे खड़े हुए वो खुद बोल रहे हैं, 2 उद्योगपति यहाँ पे खड़े हुए वो खुद बोल रहे हैं कि राजस्थान में केवल भ्रष्टाचार होता था। राजस्थान में आपने जो भी इनमें समिट लाए थे उसका क्या किया आपने? सिर्फ केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। आपने केवल कुर्सी बचाने के लिए केवल मुख्यमंत्री ने सुरेश गर्ग जी, क्योंकि लिमिटेड टाइम और एक बहुत अच्छा मुद्दा है ये। अगर बेहतरी के लिए कुछ प्लान हो रहा है तो उस पर क्या होना चाहिए? हम देखो, मैं श्वेता जी ये कह रहा हूँ कि देखिए, डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में। इंडिया का बता दीजिए ना, क्या हुआ? कब तक आप भ्रष्टाचार पे मेक इन इंडिया का वो समझ नहीं आता क्या आप लोगों को कुछ भी? सुनने की क्षमता रखो ना, बता दीजिए, सुनने की क्षमता रखो ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको। सुनने की क्षमता रखो ना, जवाब सुनो ना आप, या तो फिर भ्रष्टाचारी करते रहो। चिल्लाते क्यों? सुनो ना फिर आप मादा रखा करो सुनने की कि क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, क्या हुआ आपके 5 साल के अंदर, क्या हुआ? केवल मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम किया हो तो बता दीजिए। हम दे रहे सुशासन यहाँ पे, दे रहे सुशासन यहाँ पे। सुरेश गर्ग जी, आने वाले 5 साल हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे तो आप उतार रहे हो और क्या कर रहे हो? जब हम कह रहे हैं कि राजस्थान में सुशासन देंगे, डबल इंजन की सरकार है, हम यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, वाइब्रेंट गुजरात के तर्ज पे यहाँ पे उद्योग डेवलप करेंगे हम निश्चित रूप से करेंगे। हमने 1 साल, आपने 1 महीने के अंदर राजस्थान के अंदर कितना परिवर्तन कर दिया? हमने पेपर लीक के अंदर SIT गठित करेंगे आपकी। आप बताइए क्या नहीं किया राजस्थान के अंदर? फोकस अगर हम इस वाइब्रेंट मॉडल और इंडस्ट्रीज पे करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सुरेश गर्ग जी, कुछ नहीं है, 19.5 झूठ है। 7वें नंबर पे है राजस्थान जीडीपी ग्रोथ के अंदर, स्टेट जीडीपी। झूठे बात ध्यान नहीं बोले करते। 7वें नंबर पे है। कोयला घोटाला, आपने कितना बड़ा घोटाला किया यहाँ पे? उन कर्मचारियों को आपने रोक दिया जो भ्रष्टाचार करते थे। सुनिए, बात सुनिए। बहुत सारे मुद्दे, ठीक है, आप लोगों के पास, दोनों के पास बहुत मुद्दे होंगे और आप लोग पूरे आधे घंटे ऐसे। लेकिन मैं जो सवाल है इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ। देखिए, अभी जब मैं हमारी दोनों इंडस्ट्रीज से बात हुई, उनका कहना था फ्यूल को लेकर एक बड़ी समस्या है। वादा भी किया गया था, चलिए पिछली सरकार ने किया, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, बहुत राहत मिल सकती है। गैस पाइपलाइन जो गुजरात में, वो अगर यहां पर लाया जाए तो इन्हें राहत मिल सकती है। क्या ये इसे लेकर कुछ प्लान किया जाएगा? क्या राहत मिल सकती है पेट्रोल डीजल के दाम कम? इस पर फैसला ले सकती है बोल रहे हैं कि हम राजस्थान के अंदर जिस तरह से गुजरात का डेवलपमेंट है उस तरह से राजस्थान का डेवलपमेंट करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे।
जो पेट्रोल डीजल के दाम का हमने प्रॉमिस किया, निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, निश्चित रूप से उद्योग धंधों को बढ़ावा देंगे, उद्योग धंधों की जो एक समस्या रहती थी ये सिंगल विंडो की, उसको निश्चित रूप से करेंगे। जो आज अग्रवाल साहब ये बोल रहे हैं कि क्या किस तरह की पिछले 5 साल तक समस्या राजस्थान के अंदर थी, उन सब समस्याओं को दूर करके आज राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, आज राजस्थान में अपार संभावना है। पिछले 5 साल की भ्रष्टाचारी सरकार, चलिए यही उम्मीद है, यही उम्मीद है, तस्वीर बदली जाए, यही उम्मीद है। हाँ, हम तो आशावादी व्यापारी उद्योगपति, और हमारे को आज वित्त मंत्री के रूप में माननीय दिया कुमारी जो उपमुख्यमंत्री भी है, पर्यटन मंत्री के पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया, लेकिन अभी भी काफी बाधाएं आ रही है, भूमि रूपांतरण नहीं हो रहा है। ऐसे में मैं चाहूंगा कि पर्यटन को पूर्णतः उद्योग का दर्जा देके और जो समस्या आ रही है उसका न्याय। दूसरी बात, वित्त मंत्री के रूप में भी दिया कुमारी जी हमारे उद्योग मंत्री राज्यमंत्री, तो वित्त मंत्री जीएसटी का 2 स्लैब कर दिया जाए, 5 और 16, ये 4 स्लैब जो है, और दूसरी जीएसटी की लिमिट में, जीएसटी की लिमिट जो सेंट्रल का मुद्दा है, जीएसटी राजस्थान की बात कर रहे हो आप, सेंट्रल का मुद्दा है, तो कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है, ये तो सेंट्रल करेगी। देखिए मैं कह रहा हूँ जो संभव है राजस्थान के अंदर वो बातें कीजिए। आज मुझे बताइए अगर आपको बिजली की समस्या, समस्या तो उसको दूर करेंगे, निश्चित रूप से दूर करेंगे। लेकिन ये भ्रष्टाचारी सरकार जिसको हमने घर से उखाड़ के फेंका है, उनको बोलने का हक नहीं है राजस्थान की सरकार। देखिए पलटी मारना बीजेपी से। मेरा जो माननीय यहाँ पे यादव साहब और सूर्य है गर्ग साहब, इनके मेरा एक ही बात कहना है, हमें आगे देखना चाहिए। आगे आने वाले समय में हमारी जरूरत यह है कि B2B के वेंडर डेवलपमेंट के बायर टू बायर मीटिंग्स हो बड़ी, जब वाइब्रेंट गुजरात आएगा। हमारे जो माइनिंग के लिए आप बोल रहे हो कि माइनिंग के लिए बड़ा प्रचुर मात्रा में है, सारे माइंस के चारों तरफ लाखों टन डस्ट और छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, उसके बेस पे कोई इंडस्ट्री आए जहां पर वो टाइल बनाए या दूसरी चीजें बनाए और उसमें जीएसटी के लिए स्कीम आए, जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना हो। जितना इंफ्रा के अंदर प्रॉब्लम है, अंडरपास नहीं है, ओवरब्रिजेस नहीं है, जो हमारे आपस में एक यहां से पोर्ट आईसीडी पे जाने के लिए और वापस तैयार माल होके एक्सपोर्ट होने के लिए वापस इधर आता है, ये सब चीजों के लिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीएमआईसी कॉरिडोर, हम इंफ्रा में बात नहीं करेंगे तब तक हम वाइब्रेंट गुजरात को यहाँ नहीं उतार पाएंगे। कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए मंशा होनी चाहिए, और अगर सरकार की मंशा है, उद्योग मंत्री कह रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात मॉडल की जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजस्थान को इंप्लीमेंट करेंगे, तो अच्छी बात है। जहां राज्य में जो बेहतर हो रहा है अगर उसे लाया जाए और अपने राज्य का विकास किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते कि सुझाव भी साथ में लिए जाए, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा सुझाव आते हैं तो और बेहतर रिजल्ट भी मिलता है, और उसके लिए मंशा होनी चाहिए। राज्य सरकार की अगर मंशा है तो निश्चित तौर पर जो इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार खत्म होगा और वो मॉडल यहां पर लागू किया जाएगा। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।